जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं होगी, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी तो हम इकोनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकते। हमारे पास कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई लीडरशिप नहीं आई, क्योंकि जो आते हैं उनको जो बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, किक आउट कर दिया। आज़ाद जैसे लीडर्स जो थे या बादशाह खान जैसे लीडर्स थे या खुद हमारे जो सरबराह हैं हम जिनको मानते हैं कायद आज़म, वो खुद इसके हक में नहीं थे कि पाकिस्तान एक अलग वो फेडरेशन बन जाए। आज़ाद मुल्क बनवाना था मुसलमानों के लिए। मुसलमान तो अपने अपने तो पीछे छोड़ दिए, आपसे ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ इंडिया में रह रहे। अपने कैसे मुसलमानों के लिए एक अलग सा मुल्क बनेगा। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amnad and you are watching my YouTube channel। और आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 75 years of independence and still Pakistan is not self sufficient, Pakistan is not growing। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो है ये क्यों हुई? पाकिस्तान अपने सिस्टम्स में सेल्फ सफिशिएंट क्यों ना हो सका, और अगर हो सका है तो इतनी बेहतरी से हम लोग परफॉर्म क्यों करके सामने क्यों नहीं आए? तो ये सारे सवाल आज हम अपनी आवाम के सामने रखेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, 75 ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एनालाइज करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुड नेम? राय अली रज़ा। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। अली रज़ा, अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान अपने सिस्टम्स को लेकर सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ। अगर हम लोग इसमें एग्जांपल्स ले लें तो हम लोग बात करते हैं इकॉनमी की, जहाँ पर हम लोग अक्सर और बेशतर जो है बैरूनी ताकतों की तरफ देखते हैं। आपके ख़्याल में ऐसा क्यों है? हम लोग अपने सिस्टम्स पर 75 साल में काम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये इस बात को कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। उसकी वजह ये कि हमारे जो बैरून मुल्क ममालिक हैं उनकी इंटरफेरेंस बहुत है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं होगी, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी तो हम इकोनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई लीडरशिप नहीं आई, क्योंकि जो आते हैं उनको जो बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, किक आउट कर दिया जाता है, अगला लीडर ले आता है। हम मतलब अपने हैं तो अपनी स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सारी बाहर से हो रही है। ठीक है, इसकी मेन काज ये है कि हम एक तो अपने साथ लॉयल नहीं है, अपने कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि अपने कंट्री के साथ लॉयल होना चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पे रख के एक होलिस्टिक सोच के साथ आना चाहिए। आपके ख्याल में सर, अगर हम लोग इस सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान में इस होलिस्टिक अप्रोच के साथ कौन आ सकता है? कौन हमारे सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? क्या आपको किसी से उम्मीद है? अच्छा, मैं अगर बात करूँ, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, नॉट अ सपोर्टर ऑफ नवाज शरीफ, बट मैं अगर एक थोड़ी सी किरण देखी है ना तो इमरान खान के अंदर देखी है। मैं ऑनेस्टली वाजह कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ सपोर्टर, मैंने हालांकि 2018 का वोट भी नहीं दिया, लेकिन एक मुझे जो थोड़ी सी लॉयल्टी नजर आई है ना वो उस बंदे की आई है। अकॉर्डिंग टू यू एन नो 65% आपकी यूथ है। अगर ये यूथ एक अपना टर्न ले सकती है ना, अपना इस्लाह कर सकती है, सोच सकती है कि ये हमारा ये फ्यूचर हो सकता है, तो वो उससे हम अपने मुल्क की इस्लाह कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो यूथ है उसको जागना होगा। तो इमरान खान एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है और यूथ को जगा रहा है, तो इंशाल्लाह ये चेंज आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे। अली रज़ा से बात की, उनका ओपिनियन जाना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, गुड नेम? हुसैन अहमद। तो सेंसर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान को बने हुए, एग्जिस्टेंस में आए हुए, क़याम पज़ीर हुए हुए जो है 75 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमारे जो सिस्टम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, हमारे सिस्टम जो है वो स्टैंड नहीं कर सके। आपके ख़्याल में ये कसूर किसका है? मेरे ख्याल से ये पहले दिन से ही, जब से आई थिंक क्रिएशन हुआ है, मेरा नाकिस सोच के मुताबिक आई थिंक ये बना तो मुसलमान के नाम पे था, मुसलमानियत के नाम पे। और मेरे ख्याल में कि जितने मुसलमान इंडिया में रह गए, हिंदुस्तान में रह गए, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों की तकसीम हो गई सबसे पहले। और पहले दिन से अबुल कलाम आज़ाद जैसे लीडर्स जो थे या बादशाह खान जैसे लीडर्स थे या खुद हमारे जो सरबराह हैं हम जिनको मानते हैं कायद आज़म, वो खुद इसके हक में नहीं थे कि पाकिस्तान एक अलग वो फेडरेशन बन जाए। वो खुद पहले कांग्रेस में थे, फिर मुस्लिम लीग में आ गए। वो खुद नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उनको लाया गया, फिर वो नाराज़, ये चीज़ें सारे हो गए। जब से पाकिस्तान बना है, क्रिएशन हुई है, उस दिन से अगर आप हमारे लीडर को देखें, कायद आज़म लीडर था,
वो लीडर एक साल बाद मर गया। कहाँ पे मर गया? ज़ियारत में मर गया। कैसे मर गया? उसकी गाड़ी का वो एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये कहा। उसके बाद लियाकत अली खान का इंजाम देख ले। फिर आते आते यहाँ तक, अभी तक मतलब कितने हमारे लीडर्स मारे गए। बेनज़ीर जैसी लीडर जो जुल्फ़िकार को मतलब कैसे मारा गया, सब सरेआम है। इमरान खान की हालत अब देख ले। तो पहले दिन से मेरे ख़्याल से कि ये जो है एक आज़ाद मुल्क है ही नहीं। अगर आपने आज़ाद मुल्क बनवाना था मुसलमानों के लिए, मुसलमान तो आपने आपने तो पीछे छोड़ दिया। आपसे ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ इंडिया में रह रहे। आपने कैसे मुसलमानों के लिए एक अलग सा मुल्क बना दिया? तो पहले दिन से वो सिस्टम गलत चल रहा है, वो किसी और के हाथ में है और चला कोई और रहा है और सरबराह कोई और बना तो हुआ आपके है। ख्याल में फिर इस चीज़ को 75 साल में भी हम लोग ओवरकम क्यों नहीं कर सके हैं? अगर सिस्टम किसी और के हाथ में और सिस्टम ख़राब है या सिस्टम गलत तरीके से चल रहे हैं, ये शुरू से ख़राब थे, तो फिर हम लोगों को 75 साल लग चुके हैं अब तक, कि अभी तक हम लोग उस चीज़ में बेहतरी नहीं ला सके। तो आपके ख़्याल में क्यों? ये तो स्टेट की एक मोनोपोली है, स्टेट जिनके हाथ में है और स्टेट जो चाहता है वो कर रहा है। स्टेट बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। ये अगर आप देख ले, पाकिस्तान जो बना है वो मुख्तलिफ कास्ट्स है। इसमें पश्तून है, बलोच है, इसमें सराइकी है, इसमें पंजाबी है, इसमें सिंधी है, गिलगिती भी है, हज़ारा भी है, बहुत से कास्ट रहते हैं। तो पहले से इनको अपना हक नहीं मिला। अगर ये साथ नहीं हो सकते, इनको इनको साथ होना पड़ेगा, फिर ये स्टेट के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, फिर वो स्टेट को नीचे कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, टेक्नोलॉजिकल हो, एजुकेशनल लेवल पे हो, कुछ भी हो। उनको हक नहीं मिल रहा। माइनॉरिटीज़ को इतना दबाया गया है। जैसे आप पश्तून को देख लो, मतलब अच्छा, एक तो जो हज़ारा या हज़ारा को कोई जानता भी नहीं कि ये है बलूचिस्तान का या पाकिस्तान का है। पश्तून को आप देख ले, वो बलूचिस्तान को पंजाब में लोग नहीं जानते कि है क्या, कहाँ का है, पाकिस्तान का सूबा है या नहीं है। बलोच को आप देख ले, बलोच और पश्तून को एक ही कहा जाता है। क्या बलोच है या पश्तून, लोग जानते ही नहीं, जानना भी नहीं चाहते। जो उनके ज़राए है, जो बलूचिस्तान को आप के सोई गैस का आप देख लो या रिकोडेक का आप देख लो, मुआहदा वहाँ पे हो रहा है, अमेरिका के साथ हो रहा है या जापान के साथ हो रहा है या चाइना के साथ हो रहा है। पैसे जो बजट है 90% 95% आप फेडरल ले रहा है, 5 से 10% आई थिंक बलूचिस्तान को दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सरासर ज़्यादती हो रही है। मतलब सबको एक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए, चाहे किसी भी लिहाज से उनको। मैं कहता हूँ कि सराइकी को इस उनकी ज़मीनों पे जो है उनका हक है, उनको वो देना चाहिए। बलोच के ज़मीन पे जो है वो उनको देना चाहिए। पंजाबी की ज़मीन पे जो कुछ है वो उनका पहला हक है, फिर बाद में वो गवर्नमेंट का वो हक है, फेडरल का हक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन स्टिल हमारे जो सिस्टम्स हैं वो स्टैंड नहीं कर सके हैं। आपके ख़्याल में ज़िम्मेदार कौन है और ये क्यों नहीं अभी तक हम कर सके? 22 करोड़ आवाम की एक बड़ी फ़ोर्स हमारे पास थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने सिस्टम्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, क्यों? असल में पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को 75 साल हुए हैं, ये बात आपने की। इसकी हिस्ट्री को देख लें। हमेशा हम पास्ट भी कोई डिस्कस करते रहे हैं, जिस तरह सबको ही पता है। लेकिन मसला ये है जो प्रेजेंट में देखा जाए तो ये है कि मोनार्की टाइप एक इस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स चल रही है। और बाकी ये देख लें आपके मुल्क में हर तरफ सेक्टरियनिज़म का मामला है, हर तरफ एक्सट्रीमिज़म का मामला है। देख लें कि मतलब हर यही चीज़ें लोग ड्रामेटिकली इनको एड्रेस कर रहे हैं अपनी मफाद के लिए। और बाकी आगे बात हो जाती है कि महकूम कौमों को उठा ले, अदर देन ऑल नेशंस एक्सेप्ट सिंगल और टू, उनको अपने हकूक़ नहीं मिले हुए हैं। हकूक़ जमहूरियत में जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि हर कौम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स मिलते हैं, माइनॉरिटीज़ नहीं रखा जाता किसी कौम को। तो ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती इन माई पर्सपेक्टिव। तो सर, आपके ख़्याल में आपको क्या लगता है कि हम अपने सिस्टम्स के अंदर बेहतरी कैसे ला सकते हैं? हमारे सिस्टम्स किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? हम कब जो है एक्सटर्नल पावर्स की तरफ देखना बंद कर देंगे? लाइक अगर हम लोगों को इकोनॉमी के लिए इश्यूज़ हो रहे हैं तो हम लोग बाहर के ताकतों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो ये कब ख़त्म होगा आपके ख़्याल में? वही बात फिर आ जाती है कि आपको अगर आगे चलना है तो स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ अपनानी होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट रहना होगा, वसाइल को एक अच्छे अंदाज में कंज्यूम करने का वो एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी। चीज़ें तो
होती रहती है, हर कौम में मसले मसाइल होते हैं, पूरी दुनिया को आप उठा लें, यानी कि मिडिल ईस्ट में भी इशूज़ चल रहे हैं, यही सेक्टरिज्म के इशू वहाँ पे भी है। पूरी यूरोप को आप उठा लें, वहाँ पे फिर रेस का इशू आ जाता है, स्टेरियोटाइप्स आ जाते हैं, हर मुल्क में हर मुख्तलिफ तरह के इशूज़ होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ किसी मुल्क में डिपेंड करता है वो है इकनॉमिकली ग्रोथ करना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ चाहिए होते हैं इन माई परस्पेक्टिव अगेन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जानने। जी, मैं इस लोगों से की बात जानना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।